वेलकम बैक। हैदर अब्बास रिजवी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हैदर साहब, उन कोशिशों को भी नुकसान पहुंचेगा, वो भी सबोताज होंगी जो कि 18वीं तरमीम की सूरत में, एनएफसी अवार्ड की सूरत में हमारे सामने आई, ये जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाला है। जी हाँ, जाहिर है कि उसका इम्पैक्ट क्रिएट होगा और बदकिस्मती से पाकिस्तान के हवाले से सोचना जरा मुश्किल काम दिखाई दे रहा है जवानिब की तरफ से, और लोगों के पर्सनल एजेंडाज हैं और उनकी तकमील भी बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों के लिए। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर अगर ऐसी कोई सियासी रस्साकशी हुई तो पीएमएलएन को काफी नुकसान होगा, क्योंकि दिखाई ये दे रहा है कि पीएमएलएन पाकिस्तान के बाद अब पंजाब में भी जो है वो तनहा होती जा रही है और तमाम ही सियासी जमातों से बशमूल एमक्यूएम, इमरान खान साहब की जमात और उसके बाद जमात इस्लामी, पीएमएल-क्यू और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हर एक से ही जो एक तसादुम। अच्छा हैदर साहब, आपकी जमात भी कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं कि आप दोबारा वफाकी काबीना को ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ जावेद, आजकल रोज, बल्कि मैं कल से देख रहा हूँ कि इस कैंपेन ने काफी जोर पकड़ लिया है और लोग ख्वाहिशात को खबरें बनाने पर तुले हुए हैं। एमक्यूएम का मौक़िफ़ इसमें बड़ा वाज़ेह है और एमक्यूएम ने कहा है कि जो एमक्यूएम की डिमांड्स हैं बशमूल मीसाक मईशत, जब तक उसके ऊपर कोई अमली इक़दामात देखने में नहीं आते, क्योंकि एमक्यूएम वजारतों के पीछे नहीं है। वजारतें छोड़कर तो हम आए हैं और वजारतें कोई इतनी बड़ी तादाद में एमक्यूएम के पास थी भी नहीं, और जब जेयूआई और एएनपी और एमक्यूएम तीनों ही हुकूमत में थे तो उसमें सबसे कम वजारतें एमक्यूएम के पास थी। एमक्यूएम का मतमा नजर वजारतों का हुसूल कभी से भी नहीं रहा है। सवाल इस बात का है कि कितना बेहतर किया जा सकता है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को अपनी शमूलियत से, और शमूलियत वो पार्लियामेंट में है, काबीना में नहीं है। और पार्लियामेंट में अगर फैसले होंगे और सूरत हाल बेहतर होगी तो जब कभी ऐसा होगा तो हम देखेंगे। सरे दस्त ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है। मैं कैटेगोरिकली बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास रिजवी साहब, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और अब हम बात करेंगे अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की। वाशिंगटन पोस्ट को अमरीकी हुकूमत का माउथ पीस कहा जाता है। उसने खबर दी है कि सीआईए और आईएसआई के दरमियान रेमंड के हवाले से और रेमंड डेविस के मामले पर ताल्लुकात कशीदा हो गए। सीआईए के सैकड़ों अहलकारों की पाकिस्तान में मौजूदगी पर आईएसआई को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। इसके साथ साथ रेमंड के कबायली इलाकों में राब्ते थे, यह बताया गया है, और वो कत्ल किए जाने वाले शायद दोनों पाकिस्तानियों को भी जानते थे। अखबार लिखता है कि आईएसआई को रेमंड डेविस समेत कई अमरीकियों को जाली और नामुकम्मल कवायफ पर वीज़ा देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, और इस सिलसिले में अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने वजारत दाखिला और आईएसआई की हिदायत लिए बगैर 400 वीज़े जारी किए। अखबार लिखता है कि इसके अलावा हज़ारों वीज़े और भी जारी किए गए। ये भी लिखता है अखबार के सीआईए रेमंड की रिहाई के लिए शदीद दबाव डाल रही है, और इसके साथ साथ सीआईए ने आईएसआई में घुसने और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की ज्यादा मालूमात लेने की कोशिश की है, जिसे आईएसआई ने अच्छा नहीं समझा। इसके साथ साथ आईएसआई के हवाले से यह भी बताया गया है कि आईएसआई के बारे में मनगढ़ंत कहानियों और हक्कानी ग्रुप की इमदाद के प्रोपेगंडे से भी आईएसआई के जो हुकाम हैं वो सख्त तंग रहे हैं। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों भी ड्रोन हमलों के खिलाफ इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज हुआ, और उसके नतीजे में सीआईए के स्टेशन चीफ जोनाथन मैंक्स को अमेरिका वापस जाना पड़ा। इस हवाले से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमले का फैसला किया तो पाकिस्तान उसका फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनकर सामने आया। जहां अफगानिस्तान में इसाफ और नेटो के प्लेटफॉर्म से अमेरिका ने भरपूर फौजी कुव्वत के साथ तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जंग का आगाज किया, वहां अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी ने मिलकर अलकायदा के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन किए, जिनके नतीजे में पाकिस्तान से अलकायदा के कई अहम रहनुमा गिरफ्तार हुए। 2001 के बाद सूरत हाल काफ़ी तब्दीली हुई थी, और जो मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ या अलकायदा के ख़िलाफ़ दोनों तंजीमों के दरमियान जो है खासा एक कोऑपरेशन रहा है। तज्ज़िया निगारों का मानना है कि 1980 की दहाई में दोनों एजेंसियों के मफादात मुश्तरका थे, इसलिए उस वक्त दोनों इदारों की बाहमी ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे। वक्त गुजरने के साथ साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल बदलती गई और सीआईए और आईएसआई के ताल्लुकात भी उतार चढ़ाव का शिकार होते गए। अमरीका एक ऐसी पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद कर रहा है अफगानिस्तान में जिसकी कामयाबी के कोई मुझे आसार नजर नहीं आते।
اور امریکہ ابھی پاکستان کے اوپر یہ فشار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ امریکی مفادات کی حفاظت کرے جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں۔ دونوں ایجنسیوں کے درمیان بداعتمادی کا عنصر اس وقت آیا جب CIA کی جانب سے ڈرون حملوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں جہاں قبائلی علاقوں میں موجود دہشت گرد ہلاک ہوئے، وہاں بہت سے معصوم قبائلی بھی شہید ہوئے۔ جب اوباما ایڈمنسٹریشن جب اقتدار میں آئی تھی تو CIA کا رول جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ایک لحاظ سے، جس میں ہم ڈرون اٹیکس کی بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ پتہ ہوتا ہے کہ کون CIA کے لیے کام کر رہا ہے۔ پچھلے 2 سال میں جو صورتحال آئی ہے اس میں کچھ کافی لمبی بڑی تعداد لوگوں کی ایسی آئی ہے جن کا جو ہے اس لحاظ سے نوٹیفیکیشن نہیں تھا۔ ڈرون کے حوالے سے شدید رد عمل پایا جاتا ہے قبائلیوں میں 2010 اور 11 اور جب سے ڈرون حملے شروع ہوئے ہیں کتنے حملے ہوئے ہیں اور کیا نقصانات ہوئے ہیں، اس حوالے سے ناصر دابڑ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں کا آغاز 2004 میں ہوا۔ قبائلی اور نیم قبائلی علاقوں میں اب تک 300 سے زائد ڈرون حملے ہو چکے ہیں، تاہم سال 2010 ڈرون حملوں کے حوالے سے بہت بھاری رہا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس سال 100 سے زائد ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں مجموعی طور پر 500 کے قریب افراد لقمۂ اجل بن گئے ہیں، جن میں عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ جب سے ڈرون جاری ہے اس وقت سے تو امریکہ بھی دعوے کر رہے ہیں، مختلف مقامات سے دعوے آ رہے ہیں کہ یہاں پر القاعدہ والے ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ جو صورتحال ہے وہ مختلف شکل کی ہے، اور وہاں پہ قبائلی لوگ مر رہے ہیں، قبائلی بچے مر رہے ہیں، قبائلی خواتین مر رہے ہیں۔ سال 2010 کو امریکی ڈرون حملوں میں القاعدہ الجہاد کے سربراہ شیخ مصطفیٰ ابو یزید المصری، ان کے جانشین شیخ فاتح المصری، اسلامک مومنٹ آف ازبکستان کے سربراہ قاری طاہر یلدوشیف، اسلامک جہاد یونین کے سربراہ نجم الدین حیوف، چینی طالبان کے سربراہ عبدالحق ترکستانی، ازبک جنگجوؤں کے ساتھ جنوبی وزیرستان سے منتقل ہو کر شمالی وزیرستان آنے والے حاجی عمر مارے گئے۔ تاہم اس دوران بے گناہ شہریوں کی ہلاکت پر ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اراکین ان حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے اپنے امریکی آقاؤں سے کہا ہے کہ آپ ڈرون اٹیک کریں، ہم زبانی اور پریس میں اس کی مذمت کر لیں گے لیکن ہم اس کو پریس نہیں کریں گے، زور نہیں دیں گے، تو یہ حکمرانوں کے مرضی سے ہو رہے ہیں۔ اب تک کیے جانے والے تمام ڈرون حملے پورے اسرار تھے، تاہم وکی لیکس انکشافات نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے حکمران ان میں ملوث ہیں، جو اس سے قبل ہر ڈرون حملے پر مذمت کی بیانات جاری کرتے تھے۔ جھوٹ پہ مبنی رپورٹ ہے یا اخبارات میں پریس کانفرنس کر کے کہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس کے باوجود ابھی تو یہ ثابت ہو رہا ہے، بلکہ میں 80% یہ کہہ رہا ہوں عوام سے، بلکہ دیگر جو جتنی بھی علماء ہے ادھر قبائلی معاہدین پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، تو ان سب قبائلیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں، یہ امریکہ نہیں کرا بلکہ اس میں پاکستان کا پورا ہاتھ۔ وزیرستان میں مسلسل ڈرون حملوں کے ساتھ ساتھ اب امریکہ نے ان کا دائرہ کار خیبر ایجنسی تک بڑھا دیا ہے۔ یہاں ڈرون حملوں سے جہاں عام قبائل غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں، وہیں عسکریت پسند تنظیمیں خصوصاً لشکر اسلام بھی خود کو اپنی جنت وادی تیرا میں غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ یہ تنظیمیں سوات اور وزیرستان سے آنے والے مہمانوں کی میزبانی بھی کر رہی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگر آپ کوئی رائے ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔